हर चुनावी गणित पर रहेगी मेरी पैनी नजर। खबरों के साथ उनका विश्लेषण भी। निष्पक्षता के साथ सीधी और सटीक खबरें। मेरे साथ देखिए राणा के बोल। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं राणा के बोल। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी असलियत बताने जा रहा हूं जो कोई और आपको नहीं बताएगा, और ये असलियत मैं आपको तथ्यों के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, इधर आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों के एक बड़े धड़े द्वारा यह परसेप्शन बनाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव जो है बाइपोलर होने हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों के बीच में है। और वो दो पार्टियां कौन सी हैं? एक है भारतीय जनता पार्टी और दूसरी समाजवादी पार्टी। दरअसल ये जो परसेप्शन बनाया जा रहा है, रियलिटी इसके एकदम उलट है। दरअसल मैं हमेशा ये कहता आया हूं कि राजनीति में जो दिखाई देता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखाई नहीं देता, यानी कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा होता है, पर्दे के आगे कुछ और दिखाया जा रहा होता है। यही वजह है कि आप उत्तर प्रदेश में इन दिनों देख लें कि चारों तरफ अगर चर्चा देखने को मिल रही है तो वो यही है कि इस बार तो भाई चुनाव जो है दो ही पार्टियों के बीच में सिमट कर रह गया है। और ये सब कुछ एक सोची समझी रणनीति और साजिश के तहत किया जा रहा है। इसके माध्यम से प्रदेश की एक जो बड़ी पार्टी है उसको हाशिए पर डालने का काम किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी की रिलेवेंस या इंपॉर्टेंस उत्तर प्रदेश के चुनाव से खत्म हो गई है? क्या बहन जी का जादू बिल्कुल ही उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के ऊपर से गायब हो चुका है? क्या बहुजन समाज पार्टी अब उत्तर प्रदेश में अपना वजूद कायम करने में सफल नहीं रही है? आइए आपको वास्तविकता बताते हैं। देखिए, सबसे बात पहले हम करेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश की। आप सभी को जैसा कि मालूम, पश्चिम उत्तर प्रदेश में यादव मतदाता ना के बराबर है, जबकि पश्चिम उत्तर प्रदेश में दलित जातियों में सबसे ज्यादा संख्या जो है वो जाटवों की है। वैसे भी दलितों में 70 जातियां होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो वोट परसेंटेज है वो जाटो समुदाय का है। जाटो समुदाय से ही मायावती आती हैं, और इस समुदाय का जो वोट प्रतिशत है वो 16% है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जहां पे जाटो मतदाता 15 से 16% हैं, और ये जब से बहुजन समाज पार्टी अस्तित्व में आई है तब से ये उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे हैं, चाहे कैसी भी स्थितियां रही हो, चाहे कैसा भी माहौल रहा हो, लेकिन इन्होंने कभी भी बसपा का साथ नहीं छोड़ा है। देखिए, जो गांव के जो दलित इलाके होते हैं उन इलाकों में मुसलमानों की जो दलित समुदाय के लोग होते हैं, अब आपको यहाँ पे सुनकर लगेगा कि मुसलमानों में दलित कहाँ हो गए। भारत में मुसलमानों में भी कई उपजातियां पाई जाती हैं, और ये गांवों में अगर निवास करते हैं तो जहाँ पे दलित रहते हैं उन्हीं के बीच में ये भी रहते हैं। खासतौर से हम बात कर रहे हैं जाट, पसमंदा, मसूरी, जुल्ला, धुनाहो, इन जातियों की। और ये जातियां दलित वोट के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा बसपा के साथ में खड़ी रही हैं। इस बार आप एक खास बात देखिए, जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में बताया जा रहा है कि आरएलडी और समाजवादी पार्टी का जो गठजोड़ है वो केवल चुनौती दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इसके अलावा वहां पे जो और भी दल हैं वो सब हाशिए पर चले गए हैं, जबकि सच्चाई इससे जस्ट उलट है। और देखिए कैसे, देखिए मायावती जो अभी तक अपने टिकट दे रही हैं, वो टिकट देखने से आप कोई बात साफ नजर आ जाएगी कि भारी तादाद में मुस्लिम लोगों को टिकट दे रही हैं। दरअसल वो दलित और मुस्लिम का एक तालमेल बनाना चाहती हैं। वो ये चाहती हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटो मतदाता तो उनके साथ में है ही है, साथ ही दलित मुस्लिम जो है वो उनके साथ में है, और ऐसे में अगर किसी और मजबूत मुस्लिम को टिकट दे दिया जाएगा तो उनकी स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी। और यहां पर हम आपको एक बात बता दें कि पूरे भारत में केवल मायावती ही एक ऐसी नेता है जो अपने वोटर को किसी भी जाति के साथ शिफ्ट करा सकती हैं, और भारत के किसी भी नेता के अंदर यह ताकत या यह कुव्वत नहीं है कि वो अपने वोट बैंक को किसी और जाति के साथ शिफ्ट करा सके। यह कुव्वत केवल मायावती के पास में है। तो देखिए ऐसे में होगा क्या, कि आपको क्या लग रहा है
कि जिस तरीके से प्रचार किया जा रहा है कि जितना भी मुसलमान है वो सब समाजवादी पार्टी के ही उसमें चला जाएगा, उसके अलावा वो कहीं नहीं वोट देगा। दरअसल ऐसा है नहीं। आप कोई भी इलेक्शन उठाकर देख लीजिए, मुसलमान जो है वो अपने विकास और अधिकार के लिए कभी वोट नहीं करता है। वो वोट सिर्फ इस आधार पर करता है कि कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा रहा है। इससे उलट आप ये देखिए कि जो भी पिछड़ी जातियां हैं वो अपने अधिकारों को लेकर बहुत सजग हैं, लेकिन मुसलमान अपने हक, हुकूक, विकास और अधिकारों को लेकर कभी वोट नहीं करता है। वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने में ही दिलचस्पी रखता है। और यही वजह है कई बार मुसलमानों का अपना राजनीतिक जो समीकरण है वो बिगड़ जाता है। तो मैं यहां बात कर रहा था सपा और बसपा की। ऐसे में जब मायावती ज्यादा से ज्यादातर मुसलमानों को बसपा का टिकट दे रही हैं, तो दलित और मुसलमान एक साथ मिल जाएंगे तो इनका वोट बैंक काफी हो जाता है। और ऐसे में यहां पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मुकाबला जो बताया जा रहा बाइपोलर है, वो बाइपोलर ना होकर ट्रायंगुलर हो जाएगा, यानी कि त्रिकोणीय मुकाबला पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। बहन जी को यहां पे कमजोर समझने की कोशिश ना ही करें। अब हम चले आते हैं बुंदेलखंड में। बात अगर हम बुंदेलखंड की करते हैं तो बुंदेलखंड में 30% दलित वोटर हैं। जी हां, 30% दलित वोटर हैं। बुंदेलखंड की 19 सीटों में से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पे दलित और आदिवासी जो मतदाता है वो बहुत निर्णायक भूमिका में है। और यही नहीं, जो बुंदेलखंड की धरती है वो मायावती का अभेद्य किला मानी जाती थी। इसका अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि 2007 के चुनाव में 19 में से 15 सीटें बहन जी जीतने में सफल रही थी, जबकि यही बुंदेलखंड की धरती समाजवादी पार्टी के लिए बंजर बताई जाती है। समाजवादी पार्टी का यहां पे कोई जनाधार नहीं है। 2017 में नरेंद्र मोदी की सुनामी में भले ही मायावती का किला ढह गया हो, लेकिन उनके मतदाता या उनकी पार्टी के वोटर्स नहीं हैं, यह कहना बेमानी होगा। तो मुकाबला तो देखिए बुंदेलखंड में भी त्रिकोणीय होना है। अब हम बात करते हैं अगर पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में 170 विधानसभा सीटें हैं। 2007 के इलेक्शन में जब मायावती ने पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाई थी तो उन्हें 97, जी हां 97 विधानसभा की सीट मिली थी। तो ऐसा है कि पूर्वांचल के कई जिले ऐसे हैं जहां पे बहन जी का व्यापक जनाधार है। वो एक बड़ी ताकत है बहुजन समाज पार्टी। उसको वहां पे कमतर या कमजोर आंकना किसी की भी एक बड़ी भूल होगी। और आप ये भी देखिए कि मायावती अगर पश्चिम से लड़ती थी तो सहारनपुर, अगर पूरब से कहीं भी लड़ती थी तो अंबेडकर नगर से ही वो लड़ती थी। और इसकी वजह ये थी कि अंबेडकर नगर सीट उनके लिए काफी सुरक्षित मानी जाती थी। अब लोगों को ये लग रहा है कि अरे पूर्वांचल में भी मुकाबला सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और इनके बीच में है, बहन जी क्या कर लेंगी। जी नहीं, पूर्वांचल में मुकाबला त्रिकोणीय होना है। और इस त्रिकोणीय मुकाबले से जिसको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचना है वो है समाजवादी पार्टी। और समाजवादी पार्टी ये बखूबी जानती है, इसीलिए वो इस प्रचार में लगी हुई है एक रणनीति के तहत कि केवल यही प्रचार कराया जाए कि चुनाव बाइपोलर होना है। अब देखिए मायावती ने इस चुनाव में रैली नहीं की, कोई जनसभाएं नहीं की, रोड शो तो खैर करती ही नहीं थी। तो लोगों को लग रहा है कि अरे देखिए इस बार मायावती जो है वो पहले से ही अपनी हार मानकर शांत बैठ गई हैं। ये बात सच है कि मायावती इस बार रैली वैली नहीं कर पाई, लेकिन आप इनका इतिहास उठाकर देखिए कि मायावती पहले भी बहुत कम रैली वैली करती थी। और बहुजन समाज पार्टी जो है इन सब चीजों में विश्वास नहीं करती, उसका कंपेन का तरीका ही दूसरा है। अब काशी राम जी से समय से उठाकर मायावती के, यानी कि आज हम 2022 की अगर बात करते हैं तो यहां तक बहुजन समाजवादी पार्टी का कंपेन उठाकर देख लीजिए। जिस तरीके से तामाझामा, रोड शो या स्टार प्रचारक, ये सब कुछ दूसरी पार्टियां अपनाती हैं, समाजवादी बहुजन समाज पार्टी इससे एकदम अलग रहती है। बहुजन समाज पार्टी में होता क्या है कि वो अपने कोऑर्डिनेटर को निर्देशित कर देते हैं, कोऑर्डिनेटर उनके डोर टू डोर कन्वेंसिंग करते हैं। तो मायावती रैली नहीं कर रही हैं, जनसभाएं नहीं कर रही हैं, या आपके सामने नहीं आ रही, तो आपको ये लग रहा है कि वो शांत बैठी हुई, शांत नहीं बैठी हुई है। मायावती के कार्यकर्ता और मायावती पर डे मीटिंग ले रही हैं और अपनी डोर टू डोर जो कन्वेंसिंग है उस पर पूरा ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। इसके अलावा आप ये देख लीजिए, जब समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत की अपनी सरकार बनाई थी तो उसका वोट परसेंटेज कितना था? 32। और वैसे भी समाजवादी पार्टी का 30 से 32% वोट से ऊपर कभी नहीं जाता है। इनकी जो ताकत या क्षमता की बात करें तो 30 से 32 ही प्रतिशत है। वहीं मायावती को हम देख लें कि जो सबसे खराब इलेक्शन लड़ा है, जो बसपा का सबसे खराब परफॉर्मेंस रहा है,
वो रहा है 2017 में। लेकिन तब भी आप ये देखिए, समाजवादी पार्टी 21% पाई थी, जबकि बहुजन समाज पार्टी 22% वोट पाने में सफल नहीं थी। यानी कि इतना सब कुछ था, नरेंद्र मोदी की सुनामी थी और अखिलेश यादव के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम कर रहा था। लेकिन उसके बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, एडवर्स कंडीशन होने के बावजूद, बहुजन समाज पार्टी जो है वो 22% वोटर्स अपना इंटैक्ट करने में सफल रही थी। यानी कि वो जो इसका वोटर है वो हर हालत में, हर स्थिति में वो बिल्कुल बहन जी को छोड़कर नहीं जाएगा। अब ये परसेप्शन बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अखिलेश यादव भी राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। उन्हें ये अच्छी तरीके से मालूम है कि उन्हें अगर कोई डेंट पहुंचा सकता है वो मायावती है। उनकी ये सोच भी ठीक है, क्योंकि मायावती को ये मालूम है कि भाजपा उनके लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। उनके लिए बड़ा खतरा अखिलेश यादव है। वो ये जानते हैं कि जिस दिन समाजवादी पार्टी कमजोर हो जाएगी उस दिन फिर मायावती उभर कर सामने आ जाएंगी। और यही वजह है कि अखिलेश यादव जो मुस्लिम समीकरण और यादव समीकरण और ये ओबीसी की कुछ जातियों को, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान जैसी कुछ जातियों को लाकर जो अपना एक गठबंधन बना रहे हैं, उसके तोड़ के लिए ही मायावती के आप जितने भी प्रत्याशी घोषित हुए लिस्ट उठाकर देख लीजिए, उसमें मैक्सिमम मुस्लिम कैंडिडेट हैं। दरअसल मायावती अखिलेश यादव के मुस्लिम वोट में सेंध लगाना चाहती हैं और कहीं ना कहीं ये बात अखिलेश यादव को मालूम है और अखिलेश यादव को यही डर सता रहा है कि अगर उनका कहीं नुकसान होगा तो वो ज्यादा नुकसान बहुजन समाज पार्टी आज भी करने में सक्षम है और बहन जी उसमें पूरी ताकत से लगी हुई हैं। तो उत्तर प्रदेश में आप मुकाबला बाइपोलर मत समझिए। यहाँ बहन जी को ये मत सोचिए कि हाशिए पर चली गई हैं। बहन जी आज भी यहाँ पे एक ताकत है और जब 10 मार्च को नतीजा आएगा तो जितने ये विश्लेषक और पत्रकार एजेंडे पर चलकर ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बहन जी का उत्तर प्रदेश से वजूद लगभग खत्म हो गया है, तो वो जो नतीजे आएंगे या हम कहें जिस तरीके से मायावती इस चुनावी रूपी मैच में सधे ढंग से बैटिंग कर रही हैं, वो 10 मार्च को इन सब लोगों को जवाब दे देगा कि बहन जी अभी भी उत्तर प्रदेश में खत्म नहीं हुई है और उनका वजूद कायम है।